नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप माता पिता हैं, अगर आप स्कूल टीचर हैं, अगर आप स्पोर्ट्स एकेडमी के टीचर हैं, अगर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आप हीट स्ट्रोक के पेशेंट से या बच्चों से इनकाउंटर कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही में इस बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो जब गर्मी बढ़ गई है, वातावरण का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है, हीट वेव्स चल रही है, लू चल रही है, ऐसी परिस्थिति में हीट स्ट्रोक के बारे में कुछ जानकारी की बातें शेयर करना ज़रूरी हो गया है। तो हीट स्ट्रोक जो है डायरेक्ट सन एक्सपोजर से भी हो सकता है और हीट वेव्स के एक्सपोजर से भी हो सकता है। तो सीवियरिटी के आधार पर इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी है हीट क्रैम्प्स विथ डिहाइड्रेशन। हीट क्रैम्प्स में विथ डिहाइड्रेशन में क्या होता है? बच्चा मांसपेशी में दर्द की शिकायत लेके आएगा, बच्चा को प्यास ज़्यादा लगने लगेगी, बच्चे को पसीना होगा, चेहरे पर पसीना आने लगेगा, बच्चा थोड़ा सा लाइट हेडेडनेस फील करेगा, तो ये शिकायत लेके आएगा। तो आप समझिएगा कि ये बच्चा जो है हीट क्रैम्प्स या डिहाइड्रेशन का शिकार है। और इसे जैसे ही आप हीट सोर्स से हटाएंगे, लू से दूर करेंगे और उसका हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, मतलब पानी पिलाएंगे या कोई भी ऐसा शरबत जो पेय पदार्थ जो बच्चे को हाइड्रेट रखे, जैसे नारियल पानी हो सकता है, छाछ हो सकता है, तो उससे उस बच्चे को हीट क्रैम्प्स में आराम मिलेगा। ये लेस सीवियर वेराइटी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सीवियर वेराइटी की तरफ, मॉडरेट कैटेगरी, जिसमें कि बच्चे को हीट एग्जॉशन होता है। इसमें जो है कोर बॉडी टेम्परेचर बच्चे का 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तो ये इसमें कोर बॉडी टेम्परेचर में हम लोग रेक्टल टेम्परेचर नापते हैं और वो 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इस परिस्थिति में बच्चे को डिजीनेस होगा, उसको लगेगा कि चक्कर आ रहा है, गिर जाएंगे, उसका धड़कन तेज़ हो जाएगा, पाल्पिटेशन होगा, माथे में तेज़ दर्द होगा, बच्चे को उल्टी हो सकती है या उल्टी जैसा टेंडेंसी भी होगा। अगर उल्टी नहीं हो रही है तो उल्टी जैसा टेंडेंसी लगेगा, पसीना इसमें बहुत ज़्यादा होगा और कभी कभी तो बच्चा बेहोश भी हो जाता है और वो अपना कोऑर्डिनेशन खो देता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी है, आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तुरंत उसको हीट सोर्स से हटा के रखिए, बच्चे को ठंडे कपड़े से पूरा शरीर पोंछिए और उसको फैन के पंखे के नीचे रखिए। ये सब करना है और फिर से वही बात, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से हो सकता है, सम होममेड रिहाइड्रेशन फ्लूइड से भी हो सकता है, छाछ से हो सकता है। तो ये सब दे के आप हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इस कैटेगरी में आपको वेट एंड वॉचफुल रहने की ज़रूरत है और उसको कभी भी आपको इलाज कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा जो सबसे सीवियर कैटेगरी है वो है हीट स्ट्रोक। इसमें जो है बच्चे का कोर बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चला जाता है और इस परिस्थिति में उसका शरीर पूरा हॉट एंड ड्राई हो जाता है, मतलब त्वचा जो है एकदम सूखी हो जाती है। बच्चे को डिलीरियम लगता है, मतलब वो अपना ओरिएंटेशन खो देता है, आपको पहचान भी नहीं पाएगा, ये नहीं उसे पता चल पाएगा कि कहाँ है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है जो बता सकता है, उसके बाद उस पर मल्टी ऑर्गन फेलियर के लक्षण आने लगेंगे, यानी बच्चे का लंग्स है, हार्ट है, किडनी है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ब्रेन है, ये सब प्रभावित होने लगते हैं और इसके लक्षण आने लगते हैं। जैसे पेशाब कम होने लगेगा, हार्ट में धड़कन का दिक्कत महसूस होने लगेगा, ब्रेन में उसका कॉन्शसनेस लेवल गिर जाएगा, बच्चे को डिलीरियम होगा और बच्चा जो है कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। ये सब जो है आपका हीट स्ट्रोक के लक्षण है। तो ये तो अब आप इस लक्षण के आधार पर पहचान लेंगे कि बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है। अब उसके बाद इलाज के बारे में लगभग हर कैटेगरी का मैंने इलाज बताया कि बच्चे को कूलिंग, रैपिड कूलिंग करना है, हीट सोर्स से हटा के रखना है और उसका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन देना है जिसमें ORS का घोल आप दे सकते हैं,
छाछ दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। और हीट स्ट्रोक वेराइटी में उसको इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नस में पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप अपने नज़दीक के चिकित्सक से सलाह लेके तुरंत वहाँ ले जाएं, क्योंकि इस बच्चे को मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का चांस है। तो इसमें रैपिड कूलिंग भी करते हैं, किस रेट से करते हैं ये आपके डॉक्टर वहाँ डिसाइड करेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। तो बच्चा आपका, अगर आप समय से पहुँचते हैं तो बच्चा ठीक हो जाएगा, उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप देर से पहुँचते हैं तो कभी कभी इसमें जान का खतरा भी होता है और बच्चे की जान चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बचाव। इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? तो बचाव का वही तरीका है कि जानकारी ही बचाव है। आपको इतना, जब वातावरण का तापमान 45 डिग्री हो या काफ़ी ज़्यादा हो, लू की वेव्स चल रही हो, उस स्थिति में आप अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। खासकर बच्चों को बाहर निकलने के लिए परहेज़ करें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो बच्चे को ढीला और सूती कपड़े पहनाएं, जो कि लगभग पूरे बॉडी को कवर करे, ताकि डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं हो। और बच्चे को ये, अगर उसे खेल कूद में जाना है, स्कूल जाना है, खेल कूद का सेशन कोशिश करें कि या तो सुबह में रखें या शाम को 4 बजे के बाद रखें, ताकि उस समय ज़्यादा हीट लॉस नहीं हो। और अगर बच्चा बाहर निकल रहा है तो उसे पानी साथ में दें और पानी बार बार पीने के लिए बोलें। उसके बाद आप स्कूल गोइंग बच्चे को भी छतरी या इस तरह का कैप दे सकते हैं, जिससे उनको हेड में डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं हो। और जब बच्चा खेल सेशन में जा रहा है तो उसके बोले कि कम से कम 20 से 30 मिनट के अंतराल पर वो पानी पीता रहे, अपने आप को हाइड्रेट करे। ठीक है, तो ये सब हुई बचाव की बातें। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि आखिर बच्चों को ही ज़्यादा हीट स्ट्रोक का खतरा क्यों है। इसका एक कारण ये है कि बच्चे का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है उसके बॉडी मास के तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हीट लॉस ज़्यादा होता है। दूसरा कारण है कि बच्चों में पसीने बनने का दर कम होता है, इसलिए वो अपने हीट को पसीना निकालकर उतना लॉस नहीं कर पाता जितना एक बड़ा आदमी कर लेता है। तीसरी चीज़ है कि बच्चे में जो है प्रत्येक किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट। तो अपना इंटरनल बॉडी भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर से भी हीट मिल रहा है, तो उसको ओवर हीटिंग का चांसेस है। चौथी बात है कि वातावरण जो है में अनुकूलन बच्चों को जो है एक्लिमेटाइज होने में समय लगता है, जबकि बड़े आदमी कम समय में ही एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। इस कारण से भी उसको हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। और अंतिम बात यह है कि बच्चों को प्यास का जो टेंडेंसी है वो हीट लॉस के कारण, हीट के कारण वो उतना डेवलप नहीं रहता। उनका थर्स्ट का जो ये टेंडेंसी है वो एडल्ट की तुलना में कम विकसित रहता है, इसलिए वो उतना पानी नहीं पी पाते जितना कि उनको हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है। तो ये रही हीट स्ट्रोक की बात। ये सब जानकारी से आप लाभ उठाइए और अपने बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाइए। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे हीट स्ट्रोक से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। होलिस्टिक हेल्थ के अप्रोच में हमारा आप लोगों के लिए यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।